गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का बिंदु है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति अपन कहते किसे हैं कि जैसे आपने किसी भी खिलाड़ी को बॉल फेंकते हुए देखा होगा, बॉल फेंकते हैं ना, जैसे बॉल को हवा में उछाला जाता है तो वह बॉल, वह गेंद गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में जब गति करती है तो उसको अपन कहते हैं प्रक्षेप्य गति। गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में वो गति कैसे करेगी, जैसे यहाँ से बॉल को फेंका और यहाँ से फेंकने के बाद में बॉल ये उछल के और वापस जमीन पर आ जाती है। ठीक है, बॉल का जो पथ है वो इस प्रकार का होता है। तो ये जो गति है बॉल की, इसको अपन कहते हैं प्रक्षेप्य गति। और यह जो गति है वो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में होती है, अर्थात उस वस्तु को कुछ वेग देकर हम उसको फेंकते हैं और वेग देने पर वह आगे की तरफ भी गति करती है, और जब अपन उसको ऊपर की ओर उछालते हैं तो आगे की तरफ गति करते हुए वह धीरे धीरे नीचे की ओर भी गति करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है और प्रति क्षण उस गेंद पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। ठीक है, तो इसलिए जो गेंद है उसका जो पथ है वो इस प्रकार से परवलयाकार हो जाता है। इसका पथ कैसा है? परवलयाकार। जैसे आपने वृत्ताकार नाम सुना है, आपने अंडाकार नाम सुना है ना, वैसे ही ये जो पथ है अर्धचंद्राकार जो है वो होता है परवलयाकार। समझ में आ गया? तो इस प्रकार की जो गति कहलाती है उसको अपन कहते हैं प्रक्षेप्य गति। तो किसी कण या वस्तु को वेग देकर हवा में उछाला जाता है, हवा में उछाला जाता है तो गुरुत्वीय क्षेत्र के प्रभाव में उस वस्तु की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं तथा उस वस्तु को प्रक्षेप्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रक्षेप्य गति के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता रहने चाहिए। और जो वस्तु की गति है वो दो दिशाओं में होती है, अर्थात किसी समतल में अगर अपन लें तो इसमें एक्स अक्ष के निर्देशांक और वाई अक्ष के निर्देशांक बदलते हैं। तो इसमें दो अपन घटक लेंगे या दो दिशाओं में वेग लेंगे, दो दिशाओं में अपन त्वरण लेंगे, एक्स दिशा और उसकी वाई दिशा। यहाँ पर ये एक्स डायरेक्शन है और ये इसकी वाई डायरेक्शन है, और वस्तु का जो पथ है वो मान लो एस इस प्रकार से प्राप्त होता है। वस्तु का जो पथ है वो हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है, जिसमें कोई भी वस्तु अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करके वापस वह पृथ्वी की ओर, अंततः यहाँ पर पृथ्वी की ओर आ जाती है।
यहाँ अपन ने उसको वेग देना शुरू किया और जो वेग की डायरेक्शन है वो एक्स डायरेक्शन है इधर इस दिशा में, और वह यू वेग से गति करती है, और ये जो दिशा है उसकी, ये दिशा कहलाएगी यू एक्स। एक्स दिशा की डायरेक्शन है, इसलिए कौन सी दिशा कहलाएगी, यू एक्स। और ये जो दिशा कहलाएगी ये कहलाएगी यू वाई। ठीक है, इसमें कुछ एक चीजें हैं जो मूल बातें हैं। यहां से अपन ने उसको वस्तु को हवा में छोड़ा, यहां से वो हवा के संपर्क में आई, हमारे हाथ से वो छूटी, और हमने कितना वेग दिया उसको, यू वेग दिया, जिसको अपन प्रारंभिक वेग कहेंगे। और किस दिशा में दिया, इस दिशा में, एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए, अर्थात हमने किस पिंड को यूं फेंका ऐसे ऊपर। ठीक है, तो एक्स अक्ष के साथ कितना वेग, कोई भी कोण थीटा कोण देकर हमने उसको ऊपर की ओर फेंका। ऊपर की ओर फेंकने पर एक्स दिशा में भी उसके वेग का घटक प्राप्त होगा और वाई दिशा में भी होगा। एक्स दिशा में जो वेग का घटक प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था कोस और साइन, ये दो चीजें मैंने आपको बताई थी जब अपन ने सदिश स्टार्टिंग में सदिश पढ़ा था, सदिशों का वियोजन पढ़ा था, उसमें मैंने साइन और कोस थीटा आपको बताया था। और मैंने यह भी कहा था कि क्षैतिज घटक या आधार के रूप में जो घटक आता है, आधार की तरफ जो आता है वो कोस थीटा आता है, और आधार की तरफ कोस थीटा क्यों आता है वो भी मैंने आपको बताया था। क्या बताया था उस समय, आधार में कोस थीटा क्यों आता है, क्योंकि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, इसलिए आधार बराबर कर्ण कोस थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो इसलिए यह आधार होगा, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, आधार होगी, और ये कहलाएगी यू कोस थीटा। ठीक है, और इसी प्रकार यू वाई ऊर्ध्वाधर है, लंब वाली दिशा है, इसलिए साइन थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है। तो ये वाला जो होगा वो होगा यू साइन थीटा। ये किसके बराबर होगा, यू वाई के बराबर। तो वेग के हमने दो घटक लिए, यू एक्स बराबर हमने लिया यू कोस थीटा, और यू वाई बराबर हमने लिया यू साइन थीटा। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता चली। और इसका जो परिणामी है, परिणामी की भी अपन बात कर चुके पहले, इन दोनों का जो परिणामी है वो कौन सा है, यू है, जो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण पर है। इतनी बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेप्य गति, हमने किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंका, इस प्रकार से एक्स अक्ष के साथ कोई कोण थीटा देकर, इस प्रकार से हमने उसको फेंका है, तो उसके दो घटक प्राप्त होंगे, एक्स दिशा में और वाई दिशा में, ये वेग के घटक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं त्वरण की। त्वरण को अपन व्यक्त करते हैं ए से, त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, हम 9th से पढ़ते आ रहे हैं इसको, छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा होगा। त्वरण ए है, और ए के भी दो घटक होंगे, ए एक्स, एक्स दिशा का त्वरण, और वाई दिशा का त्वरण। पृथ्वी के लिए हमेशा आप ध्यान रखें, पृथ्वी के लिए एक्स अक्ष का घटक नहीं होता। क्यों नहीं होता, कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी पर इस दिशा में अगर गति करती है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर नहीं लगता, ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल उस पर नहीं लग रहा। ठीक है ना, इसलिए जब भी ऊर्ध्वाधर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी समय हम वाई घटक लेंगे, क्योंकि वाई जो है वो ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए, प्रत्येक पॉइंट पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट की अगर अपन बात करें तो इस दिशा में और नीचे की ओर, तो यहाँ इस वस्तु पर, अगर वस्तु यहाँ आ जाती है तो इस स्थिति में इस बिंदु पर वस्तु पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर त्वरण कार्य करेगा, न कि क्षैतिज दिशा। तो हमेशा और हमेशा त्वरण का जो क्षैतिज दिशा है, अर्थात एक्स का जो मान है वो 0 होता है, ये प्रक्षेप्य गति के लिए। ठीक है, तो प्रक्षेप्य गति के लिए त्वरण का
क्षैतिज घटक मतलब x वाला जो घटक है वो क्या होगा 0, और y वाला जो घटक है, y वाला घटक क्या होता है, आपको त्वरण पता है। त्वरण अगर अपन रेखीय गति के लिए लेते हैं तब अपन स्मॉल a लेते हैं, और गुरुत्वाकर्षण के लिए अगर अपन लेते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण लिया जाता है स्मॉल g। ये सारी बातें 9th वाली बातें आ रही है। 9th में अपन ने गुरुत्वीय त्वरण पढ़ा था, जिसको अपन ने स्मॉल g के द्वारा व्यक्त किया था। और कोई भी पिंड अगर ऊर्ध्वाधर गति करती है तब उस पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, न कि रेखीय त्वरण। ठीक है, तो पिंड जब ऊपर की ओर फेंका जाता है y दिशा में ऊपर की ओर, तब गुरुत्वीय त्वरण y घटक वाला कार्य करेगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, उसका मान क्या होगा, -g। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो त्वरित होना और एक मंदन होना। आपको याद है मैंने बताया था, एक तो मंदन और एक त्वरण। एक में तो वेग में वृद्धि होना और एक वेग में कमी होना। अब आप किसी भी पिंड को, अपन नॉर्मल साधारण सी बात करते हैं, ठीक है, किसी भी पिंड को आप ऊपर की ओर उछालो, क्या होगा, उसका वेग धीरे धीरे कम होगा या बढ़ेगा, क्या होगा, वेग कम होगा ना। किसी भी पिंड को आप ऊपर उछालो, धीरे धीरे क्या होगा, वेग में कमी आएगी, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वेग 0 हो जाएगा और वह वस्तु वहां रुक जाएगी, रुकेगी ना। उसके बाद में वापस नीचे की ओर आती है और धीरे धीरे उसका वेग बढ़ता है। तो दोनों स्थितियों में हमें त्वरण देखना है, ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त। दोनों स्थितियों में आप बताइए मंदन कब होगा और वस्तु त्वरित कब होगी। मंदन मतलब वस्तु का वेग कम कब होगा और वस्तु का वेग बढ़ेगा कब। तो ये आप जानते हैं कि वस्तु को जब अपन ऊपर की ओर उछालेंगे तो क्या होगा, वस्तु के वेग में धीरे धीरे कमी आएगी ना, रुकेगी वो लास्ट में, तो मंदन होगा। इसका मतलब ऊपर की ओर जाते हैं तब मंदन होता है, और वस्तु जब नीचे की ओर आती है तो त्वरण होता है, त्वरित होती है वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे की ओर अगर वस्तु आएगी तो अपन लिखेंगे +g, जब वस्तु ऊपर की ओर जाती है तो अपन लिखेंगे -g। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति के लिए -g आएगा त्वरण, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति के लिए +g आएगा। ये है त्वरित होना, त्वरित, और ये क्या है, मंदन। ये मंदन है। मंदन मतलब वेग में कमी हो रही है तो त्वरण कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। वेग में वृद्धि होगी, वेग बढ़ेगा तो त्वरण धनात्मक होगा। ठीक है, ये बातें बहुत जरूरी बातें हैं, कॉमन चीजें हैं, और ये आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम जो y घटक लेंगे त्वरण का, वो क्या लेंगे, -g। हम ये मानेंगे कि लास्ट में वस्तु यहाँ एक क्षण के लिए रुकती है, एक क्षण के लिए यहाँ पर वस्तु 1 सेकंड के लिए रुकेगी, और फिर उसकी गति नीचे की ओर स्टार्ट हो जाती है, नीचे की ओर गति हो जाती है। ठीक है, तो हमारे सामने ये 4 चीजें हैं जो मुख्य हैं, जो हमारे प्रक्षेप्य गति में काम आएगी। ठीक है, और हम इस प्रक्षेप्य गति में मुख्यतः 4 बिंदु पढ़ेंगे। वो 4 बिंदु कौन कौन से पढ़ेंगे, पहले नंबर पे पथ का समीकरण। पथ का समीकरण, और पथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ये आकृति जो है वो परवलयाकृति है। जैसे ये आकृति कैसी है, वृत्ताकार। ये आकृति कैसी है, अंडाकार। अंडाकार है ना, इसको अपन कहते हैं दीर्घवृत्ताकार। यह आकृति कैसी आकृति कहलाती है, दीर्घवृत्ताकार। वैसे तो अपन अंडाकार कह देते हैं,
लेकिन गणित की भाषा में हम इसकी आकृति का नाम क्या देंगे? दीर्घवृत्ताकार। ठीक है। और ये जो आकृति है, ऐसी वाली आकृति, ये कहलाती है परवलयाकार। सॉरी। ठीक है। और ये भी परवलय की आकृति है, ये भी परवलय की आकृति है, ये सभी परवलय आकृति कहलाती है। तो हमें पहला जो बिंदु अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पथ का समीकरण। और पथ का समीकरण क्या आना चाहिए? परवलय आकृति के समान आना चाहिए। वो अपन पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है। दूसरा बिंदु जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे क्षैतिज परास। क्षैतिज परास। ये क्षैतिज परास क्या है? क्षैतिज का मतलब एक्स दिशा। ठीक है। हमने पिंड को जहां से छोड़ा उस स्थान से लेकर जहां पर पिंड वापस पृथ्वी पर टच करता है, पृथ्वी पर पहुंचता है, वहां से सीधी दूरी, ये वाली जो दूरी है, ये तो ux है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कैपिटल R, ये है क्षैतिज परास। कैपिटल R क्या कहलाती है? क्षैतिज परास। एक्स अक्ष में पिंड को छोड़ने व वापस पिंड पृथ्वी पर पहुंचने की सीधी दूरी जो है, ये कहलाती है क्षैतिज परास। हमें क्षैतिज परास का सूत्र भी ज्ञात करना है। ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट आपके सामने आता है वो है अधिकतम ऊंचाई। इसको अपन कैपिटल H के द्वारा व्यक्त करते हैं। अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या है? पिंड जो है y दिशा में सबसे ज्यादा कहां तक पहुंचा, उसको अपन कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। यहां से लेकर यहां तक की धरातल से उस पिंड की अधिकतम ऊंचाई जहां तक पहुंचा, उस दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम ऊंचाई। और उसको कैपिटल H के द्वारा व्यक्त करते हैं। यहां से लेकर यहां तक की ये दूरी जो है वो कैपिटल H कहलाती है। ठीक है। तो 3 बिंदु हुए हमारे पास में। पथ का समीकरण, ये पथ, पथ का मतलब होता है जहां जहां पिंड पहुंचा, जिस जिस रास्ते से गया वो पथ, वो कहलाता है पथ। तो हमें पथ का समीकरण याद करना है। दूसरा पॉइंट हमें याद करना है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास है एक्स अक्ष पर सीधी दूरी, कहां से कहां तक की? जहां से पिंड को छोड़ा वहां से लेकर जहां पिंड वापस पृथ्वी पर स्पर्श करता है वहां तक की सीधी दूरी क्या कहलाती है? क्षैतिज परास। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है अधिकतम ऊंचाई। पिंड को फेंकने पर धरातल से उसकी अधिकतम ऊंचाई जहां तक पिंड पहुंचा, जहां से वापस लौटना स्टार्ट किया, वो ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई कहलाती है। चौथा जो पॉइंट है वो है उड्डयन काल। उड्डयन काल को कैपिटल T के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उड्डयन काल, नाम से पता लग रहा है। उड्डयन मतलब जब तक पिंड हवा में रहा, जहां से छोड़ा वहां से समय काउंट करेंगे, और जब वापस पृथ्वी पर पहुंचा वहां तक का समय, जब तक पिंड हवा में रहता है, हमारे हाथ से छूटने से लेकर पुनः पृथ्वी पर पहुंचने तक का समय उड्डयन काल कहलाता है। जितनी देर वस्तु हवा में रही, जितनी देर वस्तु उड़ी, वो उड्डयन काल कहलाएगा। ठीक है। जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल T के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसमें प्रक्षेप्य गति हम किसको कहते हैं, ये परिभाषा आपके समझ में आ गई। प्रक्षेप्य किसको कहते हैं ये आपके समझ में आ गया कि प्रक्षेप्य क्या होता है। प्रक्षेप्य गति में हम कौन कौन से पॉइंट लेते हैं? एक्स अक्ष का वेग, वाई अक्ष का वेग, और एक्स अक्ष में त्वरण और वाई अक्ष में त्वरण। ये 4 चीजें जो हमें
काम में आएगी आगे जब हम इन चारों पॉइंट्स को निकालेंगे। ठीक है, चारों पॉइंट्स आपके समझ में आ गए। अब एक एक करके हम इनके फॉर्मूले को अपन ज्ञात करेंगे। तो हमारा पहला बिंदु है पथ का समीकरण। हम पथ का समीकरण देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट है पथ का समीकरण। जब भी कोई भी समीकरण ज्ञात किया जाता है, आपने 10th क्लास तक पढ़े हैं कि हम x और y के समीकरण लेते हैं। आपने ज्ञात भी किए होंगे, आपने निकाले भी होंगे, x और y के निर्देशांक भी निकाले होंगे, पढ़े ना आपने समीकरण। तो हम यहाँ पर x और y के समीकरण ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है, एक सिंपल से सूत्र के माध्यम से। हमारा जो सूत्र है वो न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण, न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण हम यहाँ पर लेंगे। न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से x दिशा में, पहले तो अपन समीकरण लिख देते हैं। तो व्यापक समीकरण हमारे पास में है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यही समीकरण है ना हमारे पास में, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण है। अब इसे अपन ज्ञात करेंगे x दिशा में। जब इसको x दिशा में ज्ञात करेंगे तो यहाँ s की जगह x आएगा। दूरी कौन सी दिशा में, s क्या है, दूरी, विस्थापन, विस्थापन है ना, कौन सी दिशा में, x दिशा में। वेग कौन सी दिशा में, x दिशा में। तो u की जगह क्या आ जाएगा, ux। t समय है, 1/2 ax, x दिशा में ले रहे हैं ना, इसलिए ax और t स्क्वायर। तो अब इसी समीकरण को अगर अपन x दिशा में लेते हैं तो इसको x के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे, s की जगह तो आ जाएगा x, ठीक है, बराबर u की जगह ux स्मॉल t प्लस 1/2 a की जगह ax और t स्क्वायर। इसी समीकरण को हमने x दिशा में लिखा। यहां पर हम ये वैल्यू रखेंगे जो प्रक्षेप्य गति के लिए अनिवार्य है, ये चारों स्थितियां। तो यहां पर x बराबर ux का मान क्या है, u cos थीटा, u cos थीटा, और ये t थीटा के साथ नहीं है, ये अलग है, u cos थीटा अलग है और ये t ये वाला है, प्लस 1/2 गुणा ax का मान क्या है 0 और ये t स्क्वायर। यहां भी गुणा लगा सकते हो आप, ठीक है। जब 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करेंगे तो पूरा पद क्या आ जाएगा, ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या, x बराबर u cos थीटा गुणा t। यहां से हम t निकालेंगे, t बराबर आ जाएगा x बटे u cos थीटा। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 1 आ गई। कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये गति की दूसरी समीकरण हम पढ़ चुके हैं, हमने निकाल लिया ना। इसको हमने x रूप में लिख लिया क्योंकि अपन x दिशा में ज्ञात कर रहे हैं पहले, फिर अपन y रूप में ज्ञात करेंगे, तो हमने x के रूप में लिख लिया। हमारे पास में जो वैल्यू दी हुई है, जो मान दिए हुए हैं
उन मानों को हमने लिख लिया, इसमें लगा दिए x के मानों को, ठीक है। और हमने t का मान निकाल दिया। t का मान क्यों निकाला? क्योंकि हमें आगे जब अपन y का मान निकालेंगे तो हमें t का मान वहां चाहिए। अब अपन निकालेंगे y दिशा में। y दिशा में इसी समीकरण को हमें y दिशा के रूप में लिखना है। तो बोलिए क्या लिखूं? s की जगह पहले x लिखा था, अब क्या आएगा? y। तो यहां पर मैं लिखूंगी y बराबर u की जगह मैंने लिखा ux। अब y दिशा में क्या आएगा? uy। यह जाएगा आपका uy गुणा t प्लस 1/2 1/2 a की जगह मैंने यहाँ पर लिखा था ax, तो यहाँ पर y के लिए क्या आ जाएगा? ay और ये t²। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके मान रख दो। किसके मान? uy का और ay का, uy का और ay का लिख सकते हैं ना। उसमें भी अपन ने ऐसा ही किया था, हमने ux का और ax का मान लिखा था, इसमें y वाला मान लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? u sin थीटा t प्लस 1/2 माइनस g और ये t²। ay की जगह माइनस g लगा दिया क्योंकि ay का मान माइनस g है। uy की जगह मैंने क्या लगा दिया? u sin थीटा, क्योंकि uy का मान u sin थीटा है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, तो इस माइनस को मैं बाहर ले लूँ, तो यहाँ मैं माइनस लिख दूँ। तो पहला काम तो हमें क्या करना है? इस माइनस को बाहर लाना है और इस प्लस की जगह क्या लिखना है? माइनस, ठीक है। दूसरा काम हमें क्या करना है? इस t को हटाना है और इस t की जगह समीकरण 1 से t का मान लिखना है। जहां जहां t लिखा हुआ है वहां हमें इस t का मान ये वाला लिखना है। लिख दे। तो हम यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। अब हमें ये याद हो गया ux और uy के मान और ax और ay के मान। सॉरी, y बराबर, पहले अपन यहाँ रखेंगे समीकरण 1 से स्मॉल t का मान रखने पर यह आपका आ जाएगा y बराबर u sin थीटा, इस t की जगह u sin थीटा मैंने लिख दिया, t की जगह क्या लिखूं? x/u cos थीटा, x/u cos थीटा माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ गया, ठीक है। और 1/2g, 1/2g, यहाँ पर क्या है? t²। इस t का मान रखना है, t का स्क्वायर है तो इस मान का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x/u cos थीटा का स्क्वायर। कुछ नहीं किया, केवल इस माइनस को और इस प्लस को सरल किया है, तो यहाँ माइनस आ गया। दूसरा काम क्या किया? t का जो मान है ये वाला, वो मैंने इस t की जगह रखा है, ठीक है। अब इसको अपन सरल करेंगे तो ये आएगा u से u कट जाएगा, कट सकता है ना, और यहाँ से x sin/cos क्या आ जाएगा? tan। sin/cos क्या होता है? tan। तो यहाँ ही आ जाएगा tan थीटा माइनस 1/2g।
1/2 जी बटे, यहां पर देखिए आप x बटे यू cos थीटा है ना, और सबका स्क्वायर है तो मैं सबका अलग अलग स्क्वायर लगा दूं, एक्स स्क्वायर, यू स्क्वायर, कोस स्क्वायर, ये स्क्वायर खोल दूं सब पे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऊपर है तो वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो एक्स स्क्वायर आ गया, और यू स्क्वायर कोस स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया जी के नीचे। जी के नीचे तो मैंने क्या लिख दिया, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, यू स्क्वायर कोस स्क्वायर, बटे में है ना नीचे तो वो नीचे ही रहा, एक्स स्क्वायर ऊपर है उसको मैंने ऊपर रखा। ठीक है, इसको आप जी के पास भी लिख दो, बोले यहाँ जी के पास ही लिख दो, आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास में एक समीकरण हमें प्राप्त हुई, ये समीकरण नंबर 2। अब ये जो समीकरण नंबर 2 है ये x और y की समीकरण है, इसमें t नहीं आ रहा, इसमें केवल y और x हमें प्राप्त हो रहा है, बाकी चीजें यहाँ कांस्टेंट है। tan थीटा है तो एक निश्चित कोण देकर हम भेजेंगे तो हम tan थीटा ज्ञात कर सकते हैं। g का मान हमें पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। u का मान अपन जानते हैं, अपन किस वेग से उसको फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जो परिवर्तनशील राशियां हैं, जो दो राशियां बदल रही हैं, वो कौन कौन सी है, एक तो x है और एक y है। ठीक है, तो ये समीकरण जो है ये परवलय की समीकरण होती है। समीकरण 2 एक परवलय की समीकरण है, अतः स्पष्ट है कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। ये जो चीज है जो मैंने लास्ट में लिखी है, ये प्रश्न बनकर आती है। सिद्ध कीजिए प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा, स्पष्ट कीजिए प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है, ये क्वेश्चन आता है परीक्षा में, जिसमें आपको यहां से स्टार्ट करना है, इतना लिखना है। ठीक है, तो आज इसका प्रैक्टिस करोगे, इसको पढ़ोगे, बाकी के जो 3 पॉइंट्स हैं वो अपन कल पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप 2 बार लिख कर देखोगे, अन्यथा फिर वो आगे वाला समझ में नहीं आएगा। तो इसके आज आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।